चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में 2022 की रणनीति पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल दिल्ली में यूपी के सांसदों की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक बैठक हुई। इस बैठक में यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर मंथन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ ही सही ढंग से प्रचार प्रसार पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर जनता से आशीर्वाद लेने की योजना तैयार की है और इसके लिए बीजेपी राज्य में आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से शामिल किए गए नए मंत्री निकालेंगे, जो 4 लोकसभाओं से होते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में सभी सांसदों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को भी कहा गया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह वघेल साहब आज सांसदों की मीटिंग हुई, 3 क्षेत्रों के सांसद बुलाए गए, तो जन आशीर्वाद यात्रा की बात हुई है। किस तरह से यात्रा निकलेगी, कौन निकालेगा? बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा काम मिला है। आगामी 2-3 महीने तक की कार्य योजना जो बनी हुई थी वो सूचनार्थ हम लोगों को बताई गई है। मेरा सौभाग्य है कि इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, संगठन मंत्री जी और 39 MLA लोकसभा और राज्यसभा के सांसद लोग रहे, जिसमें पश्चिम क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र और ब्रज प्रांत के सांसदों ने लिया। एक लंबा काम MLA MP और कार्यकर्ताओं को बताया गया। हम लोग संपर्क में रहेंगे। उसमें केवल आशीर्वाद जन यात्रा नहीं है और PDS से लेकर के और तमाम कल्याणकारी योजनाओं से लेके, वैक्सीनेशन से लेके तमाम चीज़ों का निर्देश दिए गए हैं, वो हमें करना है। आप भी नए मंत्री बने हैं, तो किस तरह से आशीर्वाद यात्रा के चुनावों की दृष्टि से पूरे देश भर में ये यात्रा जाएगी या उसका कोई स्पेसिफिक रीजन एरिया है? नहीं, अपने अगल बगल की 4 लोकसभाएं, 3 लोकसभाएं करते हुए अपनी लोकसभा में जाना चाहिए और होना भी चाहिए। दिल्ली से ही अगर जाएंगे तो रास्ते भर कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाएगी, दुख सुख की बातें हो जाएंगी। उनका 16, 17, 18 जो नए मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश को, उनको आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए भी बोला गया है, तो आशीर्वाद की अब जरूरत क्यों? नहीं, देखो, जो नए मंत्री जो बने हुए हैं उनको जाकर जनता के बीच में जाकर और जनता के आशीर्वाद से, चूंकि देखिए जिस प्रकार से अभी देखने में अभी यहाँ के ऊपर एक चर्चा हो रही थी कि आज़ाद भारत में अब तक भारत के इतिहास में एक पहली बार कोई गढ़रिया माने पाल समाज माने गढ़रिया समाज का कोई व्यक्ति भारत सरकार का मंत्री बना है, श्री एसपी सिंह बघेल जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग, ऐसे सारे समाज के लोग जिनको लगे कि हाँ, इस देश में हमारी भी भागीदारी है, हमारे देश की सरकार में भी हमारी भागीदारी है, तो उन तक उनके बीच से हम लोग जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता के नाते ही एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है, इस पार्टी में आकर मंत्री बनता है, तो कार्यकर्ताओं को भी एक उनसे मिलने का मौका इस अवसर पर मिलेगा। कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस पर तंज कस रहे हैं कि दिल्ली में सभी सांसदों को बुला लिया गया है। देखो, अखिलेश यादव जी का तो फ्रस्ट्रेशन है, आप सभी लोग देख रहे हैं। लगातार जैसे जैसे अभी चुनाव पास आता जाएगा, ये और भी ज्यादा ये फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे। मौसम की मार से हिमाचल प्रदेश भी नहीं बच सका। वहां भी पहाड़ खिसकने और बादल फटने से भारी तबाही मची। अलग अलग जगहों पर मौसम के कहर से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता बताए गए। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही राज्य के लिए रेड अलर्ट यानी बेहद भारी बारिश होने का अनुमान जताया था, जो पूरी तरह सही साबित होता दिखा। मौसम का रौद्र रूप सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में देखने को मिला, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। पहाड़ों से मलबे का सैलाब बहने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। बादल फटने और उसके बाद आए सैलाब के साथ ही लोगों पर परेशानियों का अंबार टूट पड़ा। इतना ही नहीं, जगह जगह चट्टानें भी खिसककर पहाड़ों से नीचे गिर गईं, जिससे कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। एक इलाके में तो रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि पहाड़ों से गिरे मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की खबर थी। राहत और बचाव की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने में जुटी रहीं। जहां पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां उन्होंने सीढ़ियां लगाकर अपने लिए रास्ता बनाया। बाद में रस्सी के सहारे उन लोगों की जान बचाई गई जिनकी सांसें कुदरत की मार झेलने के बाद भी बची हुई थी। और कई इलाके तो ऐसे भी थे जहां राहत और बचाव दल के लोग भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि चट्टानें गिरने से रास्ते बंद हो गए। कुछ यही हाल कुल्लू का भी रहा, जहां की एक सड़क पर इतना मलबा गिर गया कि कुछ गाड़ियां उसमें बुरी तरह फंस गईं। उनमें सवार लोगों ने बाहर निकलकर किसी तरह जुगाड़ लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ियां टस से मस नहीं हुई।
लगातार बारिश होने की वजह से वो इलाका इतना फिसलन भरा हो गया कि पैदल चलने वालों की भी सांसें अटक गईं। एक कार पर तो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गईं कि उसका नामो निशान तक मिट गया। लाहौल स्पीति की ही तरह कुल्लू में भी पहाड़ों से पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ के रास्ते में आने वाली हर चीज बहती चली गई। कई मकानों को भी बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। इस आफत को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों और पर्यटकों से अगले कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की। खासतौर से मैं टूरिस्ट जितने भी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जब तक ये बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, तब तक के लिए वो अपनी मूवमेंट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। राजधानी शिमला भी मौसम की मार से नहीं बच सका। वहां भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिसके बाद उन्हें हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन भारी भरकम पेड़ों को हटाना आसान भी नहीं था। पहले उन्हें मशीन की मदद से टुकड़ों में काटा गया और फिर धीरे धीरे हटाया गया। कुछ पेड़ तो बिजली के तारों पर गिर गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2022 में सत्ता में वापसी के लिए सरकार के कामों को गिनाने की रणनीति बनाई है। इस नई रणनीति के तहत चुनाव की तैयारियों के बीच यूपी सरकार ने इरादे नेक काम अनेक नाम से एक बुकलेट तैयार की है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी और योगी की तस्वीर के साथ रामलला की तस्वीर छापी गई है। खबर है कि 5 और 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि इस साजिश के लिए लश्कर, जैश और अल-बद्र के उन आतंकियों को चुना गया जो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ चुके हैं, जिनकी पहचान खुफिया एजेंसियों ने कर ली है और ये सभी POK में मौजूद बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा के आतंकी जलालुद्दीन और मूसा शहरी इलाके में घुसपैठ के लिए रेकी करते नजर आए, जबकि अल-बद्र के 3 आतंकी नूर मोहम्मद, अबू सालेह और यासिर POK के पट्टन इलाके से भारत में घुसपैठ के लिए रेकी करते दिखे गए। और इसी तरह जैश-ए-मोहम्मद के भी 3 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, जो 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल पूरा होने पर और 15 अगस्त के मौके पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा बल को LOC पर अलर्ट कर दिया गया ताकि इन आतंकियों की घुसपैठ के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। ओलंपिक्स में PV सिंधु और दीपिका कुमारी ने जीत दर्ज की। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। साथ ही तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हम भी प्रे कर रहे हैं कि दीदी जीत के आए, हमारे देश के लिए मेडल लेके आए। ताजिकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और आतंकवाद को समर्थन देने के लिए बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। असम के गोलाघाट और लखीमपुर जिले में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया। इन दोनों जिलों में लगातार कोरोना केस बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के छावला इलाके में एक बस ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल अस्पताल में भर्ती है। यूपी के आजमगढ़ में एक जनसभा के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश का विरोध किया। 22 में सरकार बनाकर सबसे पहले तेरी संपत्ति कुर्क करूंगा। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब SCBI ने इन दोनों पर शिकंजा कस दिया है। SCBI ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति रिपु सुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। ये मामला 2015 का है, जब शिल्पा शेट्टी वियान इंडस्ट्रीज की मालिक थी। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, 2020 में शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया था। भोपाल में आरक्षण के मुद्दे पर OBC संगठनों ने प्रदर्शन किया और पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने 27% आरक्षण की मांग की और CM हाउस का घेराव करने की नीयत से आगे बढ़े। लेकिन जब रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका तो वो उससे उलझ गए। ये लोग कुछ देर सड़क पर बैठे और फिर अचानक आगे बढ़ने लगे। ये देखकर पुलिस वालों ने उन्हें पूरी ताकत से रोकना शुरू कर दिया।
पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों के सामने एक ऐसी दीवार की तरह खड़े हो गए जिसे गिराना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन ओबीसी संगठनों के लोग भी पीछे नहीं हटे। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ये देखते ही प्रदर्शनकारियों का दिमाग और खराब हो गया। कई लोग तो पुलिस वालों से लड़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो पुलिस से मारपीट करने के मूड में आ चुके हैं। बात बिगड़ रही थी और पुलिस को भी समझ में आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसलिए उसने भी प्रदर्शनकारियों को उसी भाषा में जवाब दिया। किसी को खींचकर तो किसी को धक्का देकर गाड़ी में बिठाया गया। कुछ लोगों ने सड़क पर लेटकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उनका ये पैंतरा काम नहीं आया क्योंकि पुलिस उन्हें घसीटकर गाड़ी की तरफ लाने लगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उन्हें समझाया नहीं। बवाल से पहले पुलिस के एक अधिकारी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि कुछ लोग सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए चलें। सरकार ने किया है कि जो प्रभारी मंत्री है वो बात करेंगे, आप अपने 21 लोगों को लेकर चले, उनसे बात करके आगे बता दो क्या बात हुई। लेकिन जिन्हें लड़ना होता है वो बात नहीं करना चाहते। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का भी वही हाल दिखा, जिन्हें हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संसद में हंगामे के होमवर्क के लिए सुबह विपक्ष ने संसद भवन में ही मीटिंग के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। 14 दलों के नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मंथन किया। इसके बाद तय हुआ कि सरकार को सदन के अंदर और बाहर कैसे घेरना है, हर मुद्दे पर जवाब मिलने तक कैसे सवाल उठाते रहने हैं। लेकिन इस बैठक के बीच एक बड़ा सवाल उठा। ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को राहुल वाली मीटिंग से दूर क्यों रखा? संसद में सरकार को घेरने के लिए संसद भवन में विपक्ष ने न केवल मंथन किया बल्कि एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की। विपक्ष के नेता जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी ने एनडीए के खिलाफ बन रहे मोर्चे में सवालों की सेंध लगा दी। पेगासस और नए कृषि कानून में बदलाव को लेकर हुए विपक्ष की अहम मीटिंग में सब कुछ तय था। बैठक का मुद्दा, मीटिंग में शामिल होने वाले दलों का नाम, इसलिए 14 दलों के नेता जुटे। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम, वीसीके, सीपीआई, एसएस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, लेकिन बीएसपी और टीएमसी शामिल नहीं हुई। हालांकि मंगलवार यानी 27 जुलाई की मीटिंग में बीएसपी और टीएमसी शामिल थी। मीटिंग के बाद राहुल गांधी पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए फोन टैपिंग और कृषि कानून में बदलाव के मामले में विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। जब तक जासूसी मामले में जांच नहीं होती और जब तक कृषि कानून में किए गए बदलाव रद्द नहीं होते, तब तक सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रहेगी। हम पेगासस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हम किसी और चीज पे डिस्कशन करेंगे तो पेगासस खत्म हो जाएगा। पेगासस का उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। मगर जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग में यह तय हुआ कि किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये क्या, इतनी अहम मीटिंग से टीएमसी और बीएसपी ने दूरी बना ली। ममता बनर्जी तो दिल्ली में लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं, फिर टीएमसी नेता राहुल की मीटिंग से नदारद क्यों रहे? राहुल गांधी की मौजूदगी में संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी के बीच तृणमूल कांग्रेस का रुख हैरान करने वाला था। वैसे तो तृणमूल कांग्रेस पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन न तो विपक्ष की बैठक में और न ही विपक्ष के मार्च में तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। इसको लेकर सियासी गलियारों में दिन भर चर्चा का माहौल गर्म रहा। अब सवाल यह है कि ममता को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता दिखाने की रणनीति के तहत ही तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया या इसके पीछे वजह कोई और है? राहुल की मौजूदगी में हुई विपक्ष की मीटिंग से टीएमसी की दूरियों को लेकर कुछ सियासी वजह हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सफाई दी है कि ममता बनर्जी के साथ मीटिंग की वजह से राहुल वाली मीटिंग में उनके नेता शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस मामले की सियासी सच्चाई कुछ और है। ममता बनर्जी पहले भी यह इशारा कर चुकी हैं कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी के साथ मुलाकातों से उन्हें कोई परहेज नहीं है। यानी 2024 के लिए विपक्ष के जिस महागठबंधन की चर्चा हो रही है उसमें ममता खुद को कांग्रेस के सामने सरेंडर करने की भूमिका में नहीं दिखना चाहती। भाई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, क्या सरकार ने कहा क्या कि हम कोई डिबेट और डिस्कशन से हम भाग रहे हैं क्या? आप जिस मुद्दे पे भी डिबेट डिस्कशन करना चाहिए करिए ना भैया, आपको किसने मना किया हुआ है?
लेकिन आप तो जो है वो डिस्कशन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं। और इस तरह के डिस्ट्रप्शन के ज़रिए जो है वो अगर उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा उनको लाभ होने वाला है तो वो उनकी गलतफहमी है। विपक्ष ने संसद भवन में बैठकर ये फैसला किया है कि वो पेगासस के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद को चलने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को घेरने की सियासत में उस आम आदमी का नुकसान क्यों किया जा रहा है जिसके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सांसदों को चुनकर संसद में भेजा जाता है। राजनेताओं को सियासी टकराव के मुद्दों की ज्यादा चिंता है या जनता की? इटली के कोमो शहर में अचानक आई बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां पिछले कुछ वक्त से लगातार भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बरस रहे पानी ने बाढ़ की शक्ल ले ली और वो तेजी से निचले इलाकों में दाखिल होने लगा। ऊंचाई से पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा था उसे देख ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ तबाह करके ही दम लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इलाके की एक सड़क पर पानी नदी की तरह बहने लगा और वो अपने साथ वहां काफी मलबा भी बहा कर ले आया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ भी बाढ़ के सितम से बच नहीं पाए। एक जगह पर तो जमीन का कुछ हिस्सा भी खिसककर लहरों में समा गया। Fiume che attraversava la strada principale con bidoni, auto, tronchi e tutto quanto per pochissimo। कुदरत का ये कहर यही नहीं थमा। एक इलाके में तो एक गाड़ी मलबे में पलटी दिखी। यही नहीं, कुछ गाड़ियां तो एक दूसरे पर चढ़ी नजर आईं। बताया गया कि ये सब पानी के तेज बहाव की वजह से हुआ। कई पेड़ भी बहकर सड़क पर जमा हो गए। Poi ha ceduto ed è venuta giù una valanga d'acqua, ma proprio una valanga come पहाड़ों से मुसीबत बनकर आए पानी ने वहां की कई गलियों को भी नहीं बख्शा। कुछ घरों को भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां आए सैलाब में 2 गाड़ियां डूब गईं। इसके अलावा बाढ़ की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि कुछ लोग पानी में बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में 2 गाड़ियां सैलाब में समाधि लेती हुई दिखाई दी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले तो सैलाब उन्हें अपने साथ बहाकर काफी दूर तक ले गया। इसके बाद वो दोनों कारें पानी में डूब गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। बंगाल में राफाल को तैनात किया गया। वायुसेना ने लड़ाकू विमान रफाल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर भी तैनात कर दिया। इस मौके पर वहां पानी की बौछार कर रफाल का स्वागत किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में करीब 200 आईपीएस अधिकारियों का वेतन बढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी। इनमें डीजीपी से लेकर डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिकी सेना हटाने के बावजूद उनकी सरकार अफगानिस्तान की मदद करती रहेगी, जिससे तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। एंटनी ब्लिंकन अभी भारत दौरे पर हैं। ऐसे में भारत ने भी साफ किया कि अफगानिस्तान की मदद करना सभी पड़ोसी देशों की जिम्मेदारी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्कूल और कॉलेज फिर खोलने पर छात्रों के माता-पिता से सुझाव मांगे। आपके सुझाव क्या हैं? अब हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण है। क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोलने चाहिए? बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग शुरू हो गई। विधानसभा में बीजेपी के साथ जेडीयू के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से 2 बच्चों के कानून को लागू करने की मांग की। बगैर कानून के कानून लाए जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है। जागरूकता के साथ साथ कानून की आवश्यकता। पहली बार जेडीयू भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिखी। हालांकि जेडीयू ने कानून के साथ जागरूकता अभियान की भी वकालत की। जागरूकता से ही काम बन जाए तो कानून की क्या जरूरत है, लेकिन अगर कानून ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि देश में लागू हो तो पहले नेताओं पे लागू होना चाहिए। आरजेडी ने इस कानून को सियासी चाल बताया और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। आग लगाना उनका काम है, कभी हिंदू मुसलमान, कभी क्या राम मंदिर, कभी बाबरी मस्जिद। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके के एक मंदिर में उस वक्त हंगामा होने लगा जब बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों में इस बात की होड़ मच गई कि उस इलाके के मंदिरों के रखरखाव के लिए रकम उनकी तरफ से दी जा रही। वो लोग चेक बांटने का श्रेय लेने के लिए मारपीट पर उतारू, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। क्योंकि मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों के बीच देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट तक होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की, मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हंगामे को शांत करने के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। इससे पहले मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की।
बाद में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, क्योंकि उन लोगों में श्रेय लेने की होड़ ऐसी मची कि उन्होंने वहां की शांति भंग करके रख दी। जबकि तेलंगाना में मंदिरों के रखरखाव का खर्च सरकार की तरफ से दिया जाता है और मुशीराबाद विधानसभा में कुल 175 मंदिर हैं, जिनके रखरखाव पर होने वाले खर्च का चेक बांटने के लिए TRS विधायक मूता गोपाल वहां पहुंचे और इसके लिए उन्होंने बीजेपी के किसी भी पार्षद को नहीं बुलाया, जबकि उस इलाके में बीजेपी के 5 और 1 AIMIM का पार्षद है। बस इस बात का पता जैसे ही उन नेताओं के समर्थकों को चला, वो वहां पहुंच गए और वहीं से हंगामे की शुरुआत हो गई। मुलाकातों का मेला 2024 का खेला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर सियासी इरादे साफ कर दिए हैं। 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन को लेकर वो अभी से राजनीतिक होमवर्क में जुट गई हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए ममता और उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों को अपना आधार बना रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी से सियासी होमवर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली दरबार में इसकी झलक भी दिखा दी। 2 दिन में 5 बड़े नेताओं से मुलाकात। 28 जुलाई की शाम को वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली। उससे पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 27 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से लंबी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो 27 जुलाई को ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी ममता ने बातचीत की। इन सभी मुलाकातों का मकसद साफ है। ममता 2024 की चुनावी चुनौती के लिए अभी से राजनीतिक तैयारी कर रही हैं। इसलिए उन्होंने 28 जुलाई को संसद भवन में विपक्ष की मीटिंग में अपने नेताओं को न भेजकर तमाम राजनीतिक मामलों पर लंबी बैठक की। ममता ने मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात की। तीसरे मोर्चे को लेकर ममता ने मीडिया के सामने अपने मन की बात कही। बताया कि सभी से संपर्क में है। 3 साल का वक्त जरूर है, लेकिन संसद सत्र के बाद सबके साथ मिलकर बात होगी। सोनिया जी इनवाइटेड मी फॉर अ कप ऑफ टी। राहुल जी इज आल्सो देयर। सो वी मेट, we discuss the political situation in general and also we discuss about the unity of the opposition. देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हालांकि ममता यह दावा कर रही हैं कि वो विपक्ष की नेता बनने के बजाय कार्यकर्ता बनने में विश्वास रखती है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का मूल कारण मिशन 2024 है, जहां वो विपक्ष में नेतृत्व की भूमिका लेना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस को ये शायद ही मंजूर हो और कांग्रेस के बिना ममता का आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। ममता ये जानती हैं। तभी हालांकि सोनिया गांधी जो सक्रिय राजनीति में नहीं है इस समय, उनसे वो मुलाकात करती हैं, लेकिन राहुल गांधी जो सक्रिय हैं उनसे दूरी बनाकर रखती हैं। ममता ये नहीं चाहती हैं कि जब वो विपक्षी दल के नेतृत्व का दावा ठोके तो उन्हें राहुल गांधी से चुनौती का सामना करना पड़े। इसीलिए ममता के मिशन 2024 की शुरुआत दिल्ली दरबार से हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता और टीएमसी नेता लगातार इस प्रचार में जुटे हैं कि बीजेपी का विजय रथ रोककर ममता ने खुद को मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। संसद में भी बतौर विपक्ष उनकी पार्टी की भागीदारी सबसे अहम है। ऐसे में वो बंगाल में मिली जीत का मॉडल यूपी समेत 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहती हैं। जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी जिसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा हो बंगाल का, वो अपने ही विधानसभा नंदीगांव में सुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई, तो नैतिकता का तकाजा तो यह था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए थी। सारा बीजेपी पार्टी कलकत्ता में बैठे हुए था, लेकिन ममता को हरा नहीं पाया विधानसभा इलेक्शन में, तो वो असफल का बात है। अभी सवाल पैदा नहीं होता है। ममता ने तो दिखा दिया। पिछले 19 साल में भी एक बार प्रयास ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, उसका रिजल्ट सबको मालूम है। इसलिए होना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लोगों को दिखाने का हम अभी जिंदा हैं, अस्तित्व में। और ममता बनर्जी चारों तरफ संकट से घिर रही है। प्रशासनिक जो उनकी अयोग्यता वो साबित हो रही है। एनडीए के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में ममता बनर्जी फिलहाल रेस में सबसे आगे दिख रही हैं। लेकिन तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो दल अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो गठबंधन धर्म की खातिर तीसरे मोर्चे में शामिल होकर साथ लड़ेंगे। ऐसे में कई दल ये तय नहीं कर पाते कि वो अपने विरोधी दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें या अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ते रहें। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो तीसरे मोर्चे के गणित में खुद को असहज महसूस करती हैं। अब देखना यह है कि 2024 के लिए कितने दलों को ममता बनर्जी की सरपरस्ती
कबूल होती है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। न्यूज 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि मुंबई की किला कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने आरोपी राज कुंद्रा और रायन थॉप की जमानत का विरोध किया और दलील दी कि अगर आरोपियों को जमानत दी गई तो वो गवाहों को धमका सकते हैं और सबूतों को भी खत्म कर सकते हैं, जिस पर कुंद्रा के वकील ने आपत्ति जताई और कहा कि क्या राज कुंद्रा आतंकवादी हैं जो इस मामले से जुड़े गवाहों को धमकाएंगे। साथ ही राज कुंद्रा की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि आरोपी का पासपोर्ट पहले ही क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है, तो ऐसे में भागने का सवाल नहीं उठता। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और इससे पहले कोर्ट ने आरोपी राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली के नए कमिश्नर ने कामकाज संभाल लिया। बीएसएफ के डीजी रहे राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाल लिया। हम एक टीम की तरह से काम करेंगे और दिल्ली में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के एक मुकाबले में ब्रिटेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-1 से हरा दिया। भारतीय टीम की ये लगातार तीसरी शिकस्त है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बुरी तरह जख्मी हो गए। गाड़ी इधर से आया, पीछे से आया और इसमें जैसे धक्का लगा। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए वहां से घायलों को अस्पताल भेजा गया। प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। बताया गया कि हरियाणा से बिहार जा रही इस बस में कुछ खराबी आने के बाद उसे वहां खड़ा किया गया था, तभी यह हादसा हो गया। जब यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो उन दोनों ने इस पर दुख जताया। दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 साल की उम्र में पुणे में निधन हो गया। अर्जुन अवार्ड विजेता नंदू नाटेकर पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। बिहार के पूर्णिया से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया, जहां दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग कुछ ही मिनटों में फैल गई, जिसके बाद दुकानों से लपटें उठने लगी और अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया। यही नहीं, आग की लपटों ने अगल बगल की दवा दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब तक दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचते तब तक 3 दुकानें तो पूरी तरह जल गईं। आग इतनी भीषण थी कि उसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट होने से जो आग लगा है और लगभग बेचारे का 50 लाख रुपया का नुकसान हुआ है। रात 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं, लेकिन जब पानी की बौछारों से भी काम नहीं चला तो खुदाई करने वाली मशीन लगाकर पहले दुकानों से सारा सामान बाहर निकाला गया, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि इस घटना में करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के एक कैंप पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि 5 लोगों की जान चली गई, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए। यह हादसा वहां के कॉक्सेस बाजार इलाके में हुआ, जहां पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और इसकी वजह से वहां की जमीन खिसक गई, जिसने कई रोहिंग्या शरणार्थियों को न सिर्फ बेघर कर दिया बल्कि उनका सारा सामान भी तहस नहस कर दिया। रोहिंग्या शरणार्थियों के रहने के लिए जो झोपड़ियां वहां बनाई गई थीं, वो जमीन खिसकने की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। लोगों के पास जो थोड़ा बहुत सामान बचा वो उसे समेटने की जद्दोजहद में जुट गए। इस हादसे के बाद राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। इलाके में गिरे मलबे और कीचड़ को खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से हटाया गया। प्रकृति के इस प्रकोप ने कई शरणार्थियों को दोबारा सड़क पर ला दिया। उनके सामने अब फिर भूखों मरने की नौबत आ गई। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में कुछ दिन पहले पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ने अलकायदा के अंसारुल गजवातुल हिंद मॉड्यूल के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। इससे पहले यूपी एटीएस ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए लखनऊ से कुछ लोगों को पकड़ा था। अब इस मामले की जांच यूपी एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी गई है। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा ना हो इसलिए भारी तादाद में पुलिस भी मौजूद रही।
जिनकी सुरक्षा में रेलवे की टीम ने गैर कानूनी तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ना शुरू किया। तकरीबन 100 घरों को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए तोड़ा गया। साथ ही सरकारी क्वार्टर्स में कब्जा जमाए लोगों को भी बाहर किया गया। रेलवे का मकान है जिसमें अवैध रूप से लोग कब्जे करके रह रहे थे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई लोग अपने मकानों से सामान बाहर निकालते दिखे और कई लोगों का सामान पहले से ही बाहर बिखरा नजर आया। हालांकि इन्हें मकान खाली करने की चेतावनी 1 साल पहले से दी जा रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक 450 क्वार्टर नहीं खाली हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। मकान तोड़ने के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन या बवाल न हो, इसलिए आरपीएफ के साथ पुलिस भी तैनात रही। शिल्पा शेट्टी के पति और पॉर्न फिल्में बनाने और बेचने के आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज करवाया है। मॉडल ने राज कुंद्रा पर यह आरोप लगाया कि बड़ी फिल्मों के नाम पर वो उसके साथ धोखा कर रहा था। इतना ही नहीं, उसकी पॉर्न फिल्म बनाकर हॉट शॉट्स ऐप पर भी अपलोड की गई थी। मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी से जुड़े कई और लोगों पर भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पॉर्न फिल्मों के अवैध कारोबार के आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी और उनकी कंपनी के आईटी हेड रेयान थोरपे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज कराया है। एक मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी पर केस दर्ज कराया है। मुंबई के मालवणी थाने में कुंद्रा की कंपनी से जुड़े 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम शामिल है। मॉडल ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उसने धोखे से पॉर्न फिल्म में काम करवाने का आरोप भी लगाया। पीड़ित मॉडल के मुताबिक पॉर्न फिल्म शूट करके हॉट शॉट्स पर अपलोड कर दी गई। अब क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि केस दर्ज होने पर गहना वशिष्ठ ने अपनी सफाई में केस दर्ज करवाने वाली मॉडल पर ही सवाल उठा दिए। जो लोग ऑलरेडी गंदगी फैला रहे हैं वो सब तो विक्टिम बन चुके हैं, है ना। उनको ना तो ये चेक किया जा रहा है कि वो लोग कौन है, ना उनका प्रीवियस वर्क देखा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। कि आप सबसे पूछ लीजिए कि हमने किसी के साथ कोई गलत, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं किया। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर क्राइम ब्रांच के वकील और राज के वकील के बीच कोर्ट में काफी तीखी बहस हुई। क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई और पीड़ित सामने आ रही हैं। अगर राज कुंद्रा को जमानत दी गई तो वो गवाहों को अपनी ताकत और रसूख के दम पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा राज के आईटी हेड रेयान थोरपे के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए हैं। अगर जमानत मिली तो वो सबूतों को खत्म कर सकता है। आज राज कुंद्रा और रायन की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी की वजह से दोनों की अर्जी अदालत ने खारिज की। राज कुंद्रा के वकील ने क्राइम ब्रांच के दावों के खिलाफ जमानत की अपील करते हुए कोर्ट से कहा कि अप्रैल 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की है। अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अगर सामान्य हालात हैं तो जमानत दे दी जाती है। इस मामले में 9 लोग जिन्हें जमानत मिल चुकी है, सबूत नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना तो उस मामले में भी बनी रहती है। राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जमा करा लिया है। उनका देश से बाहर जाना मुमकिन नहीं है। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर उनके वकील ने ऐसी दलील दी कि अदालत भी हैरान रह गई। राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि क्या राज कुंद्रा कोई आतंकवादी हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो किसी भी महिला को आतंकित कर सकते हैं या फिर इस केस से जुड़े लोगों को डरा धमका सकते हैं। उनके वकील ने यहाँ तक दलील दी कि राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है और ऐसे में उन्हें भागने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि राज कुंद्रा बेहद ही प्रभावशाली शख्स हैं और ऐसे में इस पूरे मामले में अभी भी विक्टिम सामने आ रही हैं और उन्हें जमानत देने से केस कमजोर होगा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसे राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्मों से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब किताब खंगालना है। इसमें कई बैंक खातों की जांच चल रही है जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन शामिल है। मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। जब पुलिस ने मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में स्थित एक बंगले पर छापा मारा तो वहां पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पुलिस को तब राज कुंद्रा के बारे में अहम सुराग मिले थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कई पुख्ता सबूत जुटाए और तब जाकर राज कुंद्रा और उनकी कथित पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। 19 जुलाई को राज की गिरफ्तारी के बाद से उनके खिलाफ पॉर्न फिल्मों के काले कारोबार से जुड़े कई राज लगातार सामने आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को लामबंद करने के लिए एक प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी इस प्लान के तहत विश्वकर्मा महासम्मेलन करेगी, जिसमें देश भर से पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग शामिल होंगे।
17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह महासम्मेलन आयोजित होगा। खबर है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद तेज करेगी। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हरियाणा से सांसद रामचंद्र जांगड़ा से मुलाकात की, जिन्हें पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है, जो 31 जुलाई और 1 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सभाएं कर विश्वकर्मा महासम्मेलन के लिए निमंत्रण देंगे।